प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि आपको पता है प्रिय विद्यार्थियों कि मैं जीव विज्ञान कक्षा 12 की अनसॉल्व्ड पेपर हल करा रहा हूं, और जिसमें मैं सेट नंबर 5वां चालू किया हूं प्रिय विद्यार्थियों। और सेट नंबर 5वें में जो है मैं चौथे का क्वेश्चन करा चुका हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे चौथे का खासे, तो चलते हैं बिना ही देरी किए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, चौथे का हमारा क्वेश्चन कह रहा है अंतरण आरएनए पर टिप्पणी लिखिए। यही कह रहा है ना, ठीक है। देखिए आपको उत्तर डालना सबसे पहले लिखना है इसमें अंतरण आरएनए। जो अंतरण आरएनए है, आरएनए का एक क्या है, एक अनुकूलक अणु है। क्या है ये? अंतरण आरएनए आरएनए का एक क्या है, अनुकूलक अणु होता है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जिसकी लंबाई क्या होती है, जिसकी लंबाई प्रायः 76 से 90 न्यूक्लियोटाइड के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? लगभग में 76 से 90 न्यूक्लियोटाइडों के बराबर होती है। किसकी? जो अंतरण आरएनए है, इसकी लंबाई, ठीक है। इसके बाद देखना है यह दूत आरएनए और प्रोटीनों के अमीनो अम्ल अनुक्रम यानी सीक्वेंस के बीच एक क्या है, भौतिक कड़ी का काम करता है। किसका काम करता है? एक भौतिक कड़ी का काम करता है। अंतरण आरएनए आनुवांशिक कूट के अनुसार, अंतरण आरएनए जो होता है वो आनुवांशिक कूट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कूट के अनुसार नए प्रोटीनों के जैविक संश्लेषण का आवश्यक अवयव है। क्या है ये आवश्यक अवयव होता है। ध्यान दीजिएगा कंपोनेंट, ठीक है। ये क्या इसमें लिखा है, सबसे पहले आपको लिखना है कि अंतरण आरएनए का एक क्या है, अनुकूलक अणु होता है, मॉलिक्यूल्स है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, आपको ध्यान में रखना है 76 से 90 न्यूक्लियोटाइडों के बराबर होती है, ठीक है। यह दूत आरएनए और प्रोटीनों के अमीनो अम्ल क्या होता है, सीक्वेंस होता है। अमीनो अम्ल के अनुक्रम के बीच एक भौतिक कड़ी का क्या करता है, काम करता है। अंतरण आरएनए जो होता है वो आनुवांशिक कूट के अनुसार नए प्रोटीनों के जैविक संश्लेषण का क्या है, आवश्यक अवयव है। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, चौथे का हमारा ग कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला है फाइलेरियता, ठीक है, जिसे कहते हैं फाइलेरियसिस, और दूसरा है बहुभ्रूणता। तो मैं ये क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों करा चुका हूँ, आपको मिल जाएगा सेट नंबर चौथे में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और बहुभ्रूणता भी मैं करा चुका हूँ, सेट नंबर 2 में है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हमारा कह रहा है चौथे का घा कि प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर टिप्पणी भी कीजिए, ठीक है, कीजिए यहाँ पर लिखा है आंसर में, जबकि यहाँ पर लिखा होना चाहिए टिप्पणी भी लिखिए, ठीक है ना, ये बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, चलते इसके उत्तर की तरफ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, चौथे का हमारा घा कह रहा था, इसका हमें उत्तर देखना है। तो देखिए उत्तर में क्या लिखना है कि प्रतिरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि जब किन्हीं बाह्य अणुओं को शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, जो भी बाहर के अणु होते हैं, बाह्य अणुओं को शरीर में क्या प्रविष्ट कराया जाता है, तो शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली इससे क्या करने लगता है, लड़ना शुरू कर देती है। ध्यान दीजिएगा, और इसे परास्त कर देती है। जो भी बाहर से अणु प्रवेश हो रहे हैं, बाहर अणु जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, है ना, तो उनको क्या कर देते हैं, ये समाप्त कर देते हैं, यानी वो मार देते हैं, परास्त कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है। और जब एक्टिव हो जाता है तो क्या करता है, वो लड़ना चालू कर देता है, और जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह जो बाहर से आते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, परास्त कर देते हैं। बहुत ही सिंपली है, आराम से आपको पढ़ना है। इसके बाद देखना निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ये क्या होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, एक होता है हमारा सक्रिय प्रतिरक्षा भी, ठीक है, मगर हमसे पूछा है सिर्फ और सिर्फ निष्क्रिय प्रतिरक्षण के बारे में, हमें यही जानना है। आपको हेडिंग डाल लेना है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसमें लिखना है कि जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए एंटीबॉडी
बने बनाए जो हमारे पास क्या होते हैं एंटीबॉडी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, सीधे किसे हमारे बॉडी को दिए जाते हैं, शरीर को दिए जाते हैं, तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी कि मतलब है बने बनाए एंटीबॉडीज हमारे जो हमारे क्या किया जाता है सीधे ही दिए जाते हैं रोगी को, तो उसमें क्या होता है वही जो हमारी होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। ठीक है, इसमें वही लिखा है कि जब शरीर की रक्षा के लिए यानी सुरक्षा के लिए शरीर की बने बनाए यानी बने बनाए जो एंटीबॉडीज होते हैं हमारे, जो एंटीबॉडी की सीधे ही शरीर को क्या किया जाता है दिए जाते हैं, तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। जैसे हमारे पास उदाहरण में ये प्रिय विद्यार्थियों कि सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को भी अपरा यानी प्लेसेंटा द्वारा माँ से क्या प्रतिरक्षी मिलते हैं, किसे जो हमारा शिशु होता है अंदर। ठीक है, आईजीजी प्रतिरक्षी ये मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो क्या होता है जो शिशु होता है वो कैसा रहता है बिल्कुल स्वस्थ रहता है, ध्यान दीजिएगा, उसे बीमारी भी नहीं होती है क्योंकि बने बनाए उन्हें क्या मिल रहे हैं माता के द्वारा एंटीबॉडीज मिल रहे हैं, प्रतिरक्षी मिल रहे हैं। ठीक है, यही हमारा क्या आंसर है। इसके बाद देखते हैं पांचवें का हमारा खा कह रहा है पुनः संयोजक डीएनए जिसे कहते हैं डीएनए, ये कोष्टक में लिखा आरडीएनए तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानव इंसुलिन के उत्पादन के चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यही कह रहा है। चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको उत्तर डालना, इसमें लिखना है कि इसमें निम्नलिखित चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? निम्नलिखित। सबसे पहला चरण है कि जो हमारे पास वाहक होता है, वाहक डीएनए अणु का क्या होना चाहिए? चयन करना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है? उसका चयन होता है, जो डीएनए वाहक होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है वांछित जीन को वाहक डीएनए से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण, ये होता है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास है पुनर्योगज डीएनए को पोषद जीवाणु के अंदर क्या किया जाता है? प्रवेश कराया जाता है, यानी प्रवेश कराना, ये हमारा तीसरा चरण होता है। चौथा चरण क्या है? पुनर्योगज डीएनए द्वारा विजातीय जीन उत्पाद को क्या करता है? प्राप्त करना, यानी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हमारे चार चरण होते हैं। पहला वाहक डीएनए अणु का सबसे पहले चयन होता है, दूसरा वांछित जीन को वाहक डीएनए से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण किया जाता है, तीसरा क्या है? पुनर्योगज डीएनए को पोषक जीवाणु के अंदर क्या किया जाता है? प्रवेश कराया जाता है, और चौथा क्या है प्रिय विद्यार्थियों? पुनर्योगज डीएनए द्वारा विजातीय जीन उत्पाद को प्राप्त किया जाता है, यानी प्राप्त करना। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद देखना पांचवे का हमारा ग कह रहा है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज क्या है? कोई दो उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपको उत्तर डालकर लिखना है यह एक प्रकार का क्या होता है? एंजाइम होता है। जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है यह एक प्रकार क्या है? यह एक प्रकार का एंजाइम होता है, ध्यान दीजिएगा। जो डीएनए के भीतर जो क्या करता है? डीएनए के भीतर एंजाइम की खोज हुई थी। किसकी? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज की खोज कहाँ हुई थी? डीएनए के भीतर इसी एंजाइम की खोज हुई थी, ध्यान दीजिएगा। किसकी? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज की, जो डीएनए के भीतर एंजाइम की खोज हुई। यह एंजाइम जीवाणुओं से क्या होता है? प्राप्त किया जाता है। कौन सा एंजाइम? जो हमारे पास प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज नामक एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया द्वारा, यानी वह जीवाणुओं द्वारा प्राप्त किया जाता है, से प्राप्त किया जाता है। इसका नामकरण भी जीवाणु के प्राप्ति के आधार पर रखा जाता है। इसका जो नामकरण है, नामकरण भी इसी के आधार पर रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आनुवांशिक प्रौद्योगिकों में इसका जीन कलिंग में किया जाता है, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। और उदाहरण क्या इसके उदाहरण है, नंबर 1 हमारे पास है एक्सोन्यूक्लियेज, दूसरा क्या है? एंडोन्यूक्लियेज। ये हमारे दो क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम। एक तो एक्सोन्यूक्लियेज, दूसरा है एंडोन्यूक्लियेज। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पांचवे का हमारा घ कह रहा है प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। उपर्युक्त उदाहरण देते हुए जन्मजात
एवं उपार्जित प्रतिरक्षा के बीच विभेद कीजिए, अंतर बताना है। ठीक है, आपको क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, जो इसका उत्तर है आपको सेट 4 में मिल जाएगा। प्रश्न 8वां आप देख सकते हैं, इसका पूरा का पूरा आपको उत्तर मिल जाएगा। प्रतिरक्षा की परिभाषा मैंने बता रखी है। और जो जन्मजात है उपार्जित प्रतिरक्षा है, देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा को जो है यही बोला जाता है, जबकि जन्मजात जो होता है ना, जन्मजात प्रतिरक्षा को आपको डाउट में नहीं पढ़ना है, इसे सहज प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो आप वहां से जाकर आप देख सकते हैं, शायद आप कह दें कि इसमें जो है प्रश्न में जो मैंने इसमें प्रश्न जो कराया इसमें सेट नंबर 4 में, और प्रश्न 8 में जो है हमारा इसमें जो कराया उसमें जो क्या पूछा था, सहज प्रतिरक्षा पूछा था, जबकि सहज प्रतिरक्षा को ही जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको जो है वही उत्तर लिखना, आपका उत्तर वही होगा, क्योंकि जन्मजात प्रतिरक्षा को सहज प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 6वें का हमारा क्या कह रहा है, वाहित मल को परिभाषित कीजिए। वाहित मल के जीव विज्ञानीय उपचार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपको उत्तर डाल लेना, इसमें लिखना है प्रतिदिन घरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा पैदा होती है। आपको पता भी है प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिदिन दिन दिन जो होता है क्या होता है, व्यर्थ जल खराब जल की जो है बहुत बड़ी मात्रा पैदा होती है, जिसका क्या होता है, जिसका मुख्य घटक मनुष्य का मल मूत्र है। इसका प्रमुख घटक क्या है, इसका जो प्रमुख घटक है वो है मानव का मल मूत्र। अतः इसे ही हम क्या कह देते हैं, वाहित मल या सीवेज कहते हैं। यानी कि मतलब है व्यर्थ जल को ही, खराब जल को ही हम क्या कहते हैं, वाहित मल कहते हैं। धीरे से, यानी सीधी सी बात आपको पता है, वाहित मल यानी कि मतलब खराब जो हमारा व्यर्थ जल है, यानी उसमें जो अनेक प्रकार के हमारे क्या पाए जाते हैं, मल मूत्र पाए जाते हैं, गोबर, बहुत सारे खराब पदार्थ उसमें मिलते हैं, उसी जल को हम क्या कह देते हैं, वाहित मल कहते हैं। इसका उपचार जो है प्रिय विद्यार्थियों, इसके जो उत्तर आपको पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेट 3 का प्रश्न 5 का खा देखना पड़ेगा, वहां से आपको उत्तर मिल जाएगा किसका, उपचार का, क्योंकि उपचार भी पूछा इसमें मैंने वहां बता रखा है, प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार। सिर्फ और सिर्फ आपको प्राथमिक उपचार ही करके आना, क्यों, क्योंकि यह जो प्रश्न है मात्र 3 नंबर का पूछा गया है। आपको पहले इतना कर देना और एक ही उपचार के बारे में आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, आपको ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि 5 नंबर का अगर क्वेश्चन होता तो दोनों उपचार आप करके आते। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 6वें का हमारा खा कह रहा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला है जैव विविधता तप्त स्थल, इसका उत्तर आपको सेट 1 में मिल जाएगा। प्रश्न 2 का देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं बता रखा हूं। इसके बाद दूसरा है हमारा बायोपायरेसी, तो बायोपायरेसी में आपको क्या लिखना है, मल्टीनेशनल कंपनी व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों के बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्ति के जैव संसाधनों का उपयोग करना ही हमारा क्या है, बायोपायरेसी कहलाता है। इसमें बताया गया है प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं देश विदेश की, वो क्या करती हैं, राष्ट्र के बिना ही इजाज़त के वो क्या करने लगते हैं, संसाधनों का उपयोग करने लगते हैं। इसी घटना को क्या कह देते हैं हम, बायोपायरेसी कहते हैं। इसमें किसको लाभ होता है, किस देश को लाभ होता है, बायोपायरेसी में जो होता है, जो हमारे विकसित देश होते हैं उन्हीं कंपनी वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ लाभ होता है, जबकि जो हमारे गरीब देश होते हैं उनको क्या होता है, घाटा होता है, हानि होती है। क्यों, क्योंकि उनके बिना ही इजाज़त के वो क्या करने लगते हैं, संसाधनों का उपयोग करने लगते हैं। ठीक है ना, इसमें वही बताया गया है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वह दूसरे संगठनों द्वारा जो होता, जो दूसरे संगठन होते हैं ना, उनके द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों के बिना, राष्ट्र लिख सकते हो या उससे संबंधित जो भी लोग होते हैं ना, उनके बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्ति के, यानी कि मतलब इसका मतलब है बिना ही इजाज़त के क्या करने लगते हैं, जैव संसाधनों का उपयोग करने लगते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए प्रिय विद्यार्थियों, छठवें का हमारा गा कह रहा है द्विनिषेचन क्या है। इसे दोहरा निषेचन भी कहते हैं। ध्यान दीजिए कि इसे द्विनिषेचन को दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर आपको सेट 2 में मिल जाएगा। प्रश्न 3 का घा देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं करा चुका हूँ। और छठवें का हमारा घा है क्लोनिंग संवाहक क्या है। ठीक है, क्लोनिंग संवाहकों की विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, जबकि ये 5 नंबर के जैसे क्वेश्चन लग रहा है। आपको बस इतना ही करना है, उत्तर डालें, इसमें लिखना है क्लोनिंग संवाहक ऐसे डीएनए अणु होते हैं। ये क्या होते हैं? क्लोनिंग संवाहक ऐसे डीएनए के अणु होते हैं जो विजातीय डीएनए को, जो क्या करते हैं, विजातीय डीएनए को स्वयं में जोड़कर उसका परपोषी होस्ट, परपोषी यानी परपोषी कोशिका में क्या करते हैं, स्थानांतरण कर ट्रांसफर कर डीएनए क्लोनिंग में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल भाषा में लिख रखा है मैंने कि जो क्लोनिंग संवाहक होते हैं वो ऐसे डीएनए अणु होते हैं जो क्या है, जो विजातीय डीएनए को स्वयं में जोड़कर, अपने खुद में जोड़कर उसका परपोषी कोशिका में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। डीएनए क्लोनिंग में सहायता भी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं क्लोनिंग में। ठीक है, इसकी विशेषता है पहली, प्रतिकरण की उत्पत्ति। सिर्फ ये आपको एक ही विशेषता करना है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति है प्रतिकरण की। यह एक क्या होता है, सीक्वेंस होता है, यानी अनुक्रम है, जहां से प्रतिकरण की रिप्लिकेशन जिसे कहते हैं, प्रतिकरण की शुरुआत होती है। और डीएनए का कोई खंड जब इस सीक्वेंस को यानी कि अनुक्रम से जुड़ जाता है तब क्या होता है, तब वह पोषी यानी होस्ट कोशिकाओं के अंदर अपनी प्रतिरूप यानी कि मतलब कॉपी जिसे कहते हैं, प्रतिरूप क्या करते हैं, कॉपी बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब जुड़ जाते हैं क्या क्या बना लेते हैं, जुड़ करके कॉपी बना लेते हैं, प्रतिरूप बना लेते हैं, अपने जैसे बना लेते हैं। डीएनए की प्रतिरूपों की संख्या के कंट्रोल यानी वो नियंत्रण के लिए भी यह क्या है, सीक्वेंस जिम्मेदार होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बस इसी प्रकार करके आना है प्रिय विद्यार्थियों। आई होप ये हमारा पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया है। अगर पूरा वीडियो समझ में आ गया है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।